आज शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज नंबर 5। आपको ध्यान है पिछली बार हमने बात कर ली थी कुछ एक प्रश्नों की। पहला प्रश्न हमने किया था पियाजे वाला, याद होगा आपको। दूसरा सूर्य मेरे साथ चलता है, एनिमिज्म, ध्यान होगा। तीसरे में ईगोसेंट्रिज्म, थर्ड आई एक्सपेरिमेंट नहीं, थ्री माउंटेन प्रॉब्लम किया था। चौथा प्रश्न हमने किया था नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं हैविंग हस साहब ने बताई हैं। नेक्स्ट हमने किया था एसिमिलेशन एकोमोडेशन की बात करी थी। छठे प्रश्न में हमने बात करी थी कि पियाजे मॉरल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस की बात करते हैं। अगले सवाल में हम कोहलबर्ग साहब की बात कर रहे थे और 8वें में भी कोहलबर्ग की बात करी थी हमने, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। और आज है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों मैं आपको बता दूं ये टेस्ट सीरीज जो आपके लिए है ये एग्जाम ओरिएंटेड है। बार बार परीक्षाओं में चीज़ें आई हैं और कॉन्सेप्चुअली आप हमारे साथ रह के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। लेव वाइगोत्स्की ने किस पक्ष की अवहेलना की है? 4 ऑप्शन है। पहला समाज, दूसरा संस्कृति, तीसरा भाषा और चौथा जैविक। तो बच्चों ध्यान रखना, जीन पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे में ज्ञान का निर्माण सामाजिक संदर्भों में होता है। तो वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक हैं या सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद के जनक हैं और पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लेव वाइगोत्स्की के बारे में ध्यान रखना, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि इन्होंने मेनली 3 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना, जिनमें SCL करके आप याद रख सकते हैं। S से होगा सोसाइटी, C से होगी कल्चर, L से होगा लैंग्वेज। तो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज तीनों को महत्वपूर्ण माना। सोसाइटी यानी समाज, कल्चर यानी संस्कृति, लैंग्वेज यानी भाषा। ये जैविक पक्ष की अवहेलना करते हैं। बायोलॉजिकल रेडीनेस की बात जीन पियाजे करते हैं, वाइगोत्स्की इसकी अवहेलना करते हैं। तो याद रखना, समाज, संस्कृति, भाषा या सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज तीनों ही पक्षों को वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण माना, लेकिन बायोलॉजिकल या जैविक पक्ष को उन्होंने कम महत्वपूर्ण माना। क्वेश्चन नंबर 10। एक बालक आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहता है तितली, वह पियाजे की किस अवस्था में है? तो बहुत अच्छा सा प्रश्न था ये। संवेदी प्रेरक, प्री ऑपरेशनल, मूर्त संक्रिया या औपचारिक संक्रिया। तो बच्चों आपने देखा होगा परीक्षा में ऐसे ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे हिंदी में संवेदी प्रेरक, एक प्री ऑपरेशनल इंग्लिश में दे दिया। तो ऐसा होता है परीक्षाओं में। मैं सारी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही आपको देता हूँ, उन्हीं की बात करता हूँ। तो ध्यान दें, एक बालक ने अगर पहली बार देखा, देखो समझना इस बात को, आलू की चिप्स को उसने देखा, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चिप्स होती है ना, ठीक है। तो उसने उसको अगर पहली बार देखा, उससे पहले वो तितली को जानता है, तितली की स्कीमा उसके पास है, और वो चिप्स को देखते ही तितली बोल उठता है। इसका मतलब उसके पास जो प्रायर नॉलेज है उसी के अनुसार वो संसार के नॉलेज की व्याख्या कर रहा है और कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो ये तो दरअसल एसिमिलेशन का एग्जाम्पल होगा। लेकिन यहाँ सवाल पूछा है कि बालक ने चिप्स दिखा रहा है दूसरों को और कहता है तितली है। तो यहाँ फीलिंग आती है एनिमिज्म की, क्योंकि वो निर्जीव सजीव में कोई अंतर नहीं कर सकता, और इसका जवाब हो जाएगा प्री ऑपरेशनल। नेक्स्ट, 11 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास। किसके अनुसार भाषा व चिंतन आरंभिक 2 वर्षों तक स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं? तो भाषा और चिंतन पे एक सवाल जरूर आता है, पियाजे, वोर्फ, वाइगोत्स्की या फिर ब्रूनर। तो बच्चों ध्यान दें, चिंतन को हम दूसरे शब्दों में विचार भी बोलते हैं, थॉट भी बोलते हैं। तो लैंग्वेज और थॉट की बहुत लड़ाई चलती है। ध्यान रखना हमेशा, पियाजे ने यह बोला है कि विचार या चिंतन पहले होता है और भाषा का विकास बाद में होता है। ध्यान रखना, उस बेंजामिन वोर्फ आपने नाम सुना होगा, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, ठीक है। तो ये लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि भाषा का विकास पहले होता है और विचार या चिंतन का विकास बाद में होता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जैसे बेंजामिन वोर्फ ये कहते हैं कि भाषा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि विचार को निर्धारित भी करती है, प्रभावित भी करती है और निर्धारित भी करती है। ये महत्वपूर्ण बात वोर्फ प्राकल्पना या वोर्फ हाइपोथेसिस या भाषाई नियतिवाद या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म के नाम से मनोविज्ञान में प्रसिद्ध है। ब्रूनर भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की भी भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि वाइगोत्स्की शुरू के 2.5 वर्षों की बात करते हैं जिसमें भाषा और विचार को स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा भी प्रश्न आता है। लेकिन यहाँ पे जो यस यही वो प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है किसके अनुसार भाषा व चिंतन आरंभिक 2 वर्षों तक, ये 2.5 वर्ष मिले परीक्षा में तो भी ओके है, 1.5 वर्ष मिले तो भी ओके है, 2 वर्ष मिले तो भी ओके है, दोनों अलग अलग होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ये बात कहने वाले हैं वाइगोत्स्की। कौन है? वाइगोत्स्की। याद रखना,
पियाजे कहते हैं भाषा पहले आती है विचार बाद में आता है, नहीं, पियाजे कहते हैं विचार पहले आता है भाषा बाद में आती है, ठीक है। वुर्फ कहते हैं भाषा पहले विचार बाद में है। ब्रूनर भी कहते हैं भाषा पहले विचार बाद में है। वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा महत्वपूर्ण होती है लेकिन शुरू में 2 वर्षों तक भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं। तो एक तरीके से बीच का रास्ता वाइगोत्स्की ने अपनाया है। नंबर 2 याद रखना, वैसे आपने सुना होगा ना, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट या डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, पियाजे विकास पहले बताते हैं और सीखना बाद में बताते हैं। वाइगोत्स्की सीखना पहले बताते हैं, विकास बाद में बताते हैं। तो इस सवाल का जवाब दोनों स्वतंत्र हैं ये बताते हैं वाइगोत्स्की। भाषा को ज्यादा तीक्ष्ण और महत्वपूर्ण मानते हैं बेंजामिन वुर्फ, और भाषा को कम महत्वपूर्ण मानते हैं पियाजे, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का प्रश्न देखिए, किसके अनुसार किसी भी बालक को कोई भी ज्ञान किसी भी अवस्था में दिया जा सकता है? ये किसने बोला? तो ये बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जेरोम एस ब्रूनर का। यहां एक बात गौर करना, मतलब क्या है इसका, किसी भी बालक को कोई भी ज्ञान किसी भी अवस्था में दिया जा सकता है। तो ध्यान देना बच्चों, पियाजे ने एक टर्म दिया था जैविक परिपक्वता या बायोलॉजिकल मैच्योरिटी या फिर बायोलॉजिकल रेडीनेस। तो पियाजे कहते हैं कि साहब जब तक बच्चा जैविक रूप से परिपक्व नहीं होता तब तक वो चीज़ों को नहीं समझ सकता, इसलिए इंतजार करें कि वो जैविक रूप से परिपक्व हो और जिस संज्ञानात्मक स्टेज में वो है, जिस संज्ञानात्मक अवस्था में वो है, उसी के अनुरूप उसके सामने अगर हम कोई चीज़ प्रेजेंट करें, परिस्थितियां बनाएं, तो वो ज्ञान का निर्माण बेहतर करेगा। जबकि ब्रूनर कहते हैं जैविक परिपक्वता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आप किसी भी अवस्था में किसी को कुछ भी सिखा सकते हो। तो यहां ब्रूनर और पियाजे की तुलना है, इसलिए ये स्टेटमेंट परीक्षा में जाने कितनी बार आया है। तो इसका सही जवाब होगा ब्रूनर। ये दूसरे शब्दों में भी आ सकता है, यहां पे ऐसा दिया है किसी भी बालक को कोई भी ज्ञान किसी भी अवस्था में दिया जा सकता है। कभी कभी ऐसा आता है किसी भी व्यक्ति को कभी भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो शब्द बदल सकते हैं लेकिन मंतव्य नहीं बदलेगा, अर्थ नहीं बदलेगा, और आप हमारे साथ रह के इन्हीं चीज़ों को समझते हैं। कमेंट करना आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और क्यों आप कम संख्या में आ रहे हो। नेक्स्ट एक मैं आपको बता दूं, जीके की पॉलिटी की मैंने जो क्लास बताई थी वो कल से शुरू कर देंगे सर, तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास होगी। नेक्स्ट है ब्रिजेज। आपको पता है ब्रिजेज का जहां भी नाम आता है गुड इनफ ब्रिजेज। ब्रिजेज ने इमोशनल डिफरेंशियल थ्योरी में ईर्ष्या कब उत्पन्न होती है ब्रिजेज के अनुसार? तो जन्म के समय, 6 माह, 12 माह, 18 माह, ये अभी संगणन में भी आया था, पता है आपको। तो बच्चों ध्यान देना, ब्रिजेस की इमोशनल डिफरेंशियल थ्योरी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जन्म के समय बच्चे में एक्साइटमेंट होता है, जैसे वाटसन ने कहा था ना क्रोध, भय और स्नेह होता है। ये कहते हैं केवल एक उत्तेजना होती है, ये कहती हैं फीमेल हैं, ये एक्साइटमेंट होता है। 6 महीने का बच्चा होता है तो उसमें फियर आ जाता है, फियर। वाटसन तो जन्म के समय फियर बताते हैं, लेकिन ब्रिजेस कहती हैं कि संवेग परिपक्वता के साथ साथ उत्पन्न होते हैं। गुड इनफ भी ऐसा कहती हैं। तो 6 महीने में फियर आ जाता है, 12 महीने का बच्चा होता है तो अफेक्शन आ जाता है, और 18 महीने का होता है तो उसमें आपकी ईर्ष्या उत्पन्न होती है। इस सवाल का जवाब है 18 माह। नेक्स्ट, फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कंजूस व हठी व्यक्तित्व का संबंध किस अवस्था से है? मुखीय अवस्था या गुदीय अवस्था या अप्रकटीकरण की अवस्था या फिर लैंगिक अवस्था? तो बच्चों फ्रॉइड ने, याद रखना एक महत्वपूर्ण बात, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट आए परीक्षा में तो सिगमंड फ्रॉइड करना है। साइकोसोशियल डेवलपमेंट आए तो एरिक एरिक्सन करना है। हिंदी में मनोलैंगिक विकास की बात आए तो फ्रॉइड करना है, लेकिन मनोसामाजिक विकास की बात आए तो एरिक्सन करना है। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई हैं और फ्रॉइड ने 5 अवस्थाएं बताई हैं। और यहाँ पे कंजूस व हठी मैं आपको खूब बता चुका हूँ फ्रॉइड के बारे में। कंजूस व हठी वाली बात आएगी गुदीय अवस्था में। सबसे पहले ओरल स्टेज है 1-1.5 वर्ष तक, उसके बाद 3 वर्ष तक गुदा अवस्था है जिसको एनल स्टेज बोलते हैं, और यहाँ कंजूस व हठी व्यक्तित्व का कॉन्सेप्ट फ्रॉइड ने दिया है। उसके बाद फेलिक स्टेज आती है जिसमें इलेक्ट्रा ओडिपस है, फिर अप्रकटीकरण वाली है जिसमें आपका सब्लिमेशन है, और अंत में आपकी जेनाइटल स्टेज है। तो 5 स्टेजेस बताने वाले फ्रॉइड हैं। इसका आंसर है नंबर 2 गुदा अवस्था या गुदीय अवस्था या एनल स्टेज। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और लगभग सब लोग गलत करते हैं इसको, आप नहीं करोगे क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। फ्रॉइड के गत्यात्मक मॉडल, डायनेमिक मॉडल में यह करो यह मत करो का संबंध किस प्रवृत्ति से है? इड, ईगो, सुपर ईगो या फिर सभी? तो देखो बच्चों ध्यान रखना,
सुपर ईगो जो फ्राइड ने बताया है उसके उन्होंने दो भाग बताए हैं। एक तो बताया है ईगो आइडल, एक क्या बताया है, ईगो आइडल अहम आदर्श, और दूसरा उन्होंने बताया कंसंस या सेल्फ कंसंस। सेल्फ कंसंस कॉन्शियसनेस नहीं है, कंसंस है। ईगो आइडल अहम आदर्श है, सेल्फ कंसंस अंतरात्मा है, जैसे हम बोलते हैं ना अंतःकरण है। तो फ्राइड कहते हैं कि सब सुपर ईगो में दो चीजें होती हैं। हम कई बार ऐसे कुछ काम जो हम कहते हैं कि ये हमें करना चाहिए, एक आदर्श के रूप में हमें ये काम करना चाहिए, जिनके लिए फ्राइड ने बोला डूज। और एक कई बार हम ऐसे काम करने की सोचते हैं या करते हैं तो फिर हमें गिल्टी फील होता है कि यार ये हम ये नहीं कर सकते, ग्लानि फील होती है। उनको फ्राइड बोलते हैं डोंट्स। तो डूज एंड डोंट्स की कहानी है ये। डूज का मतलब यह है करो, और डोंट्स का मतलब है यह है ना करो, मत करो। तो ईगो आइडल तो बोलता है यह काम करो, और सेल्फ कंसंस बोलता है यह काम मत करो। तो करो और मत करो दोनों ही, ईगो आइडल और सेल्फ कंसंस दोनों ही मिलकर सुपर ईगो बनाते हैं। लिहाजा इस सवाल का सही जवाब है सुपर ईगो। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है स्वप्निम, स्वनिम है दरअसल ये। फोनिम्स इंग्लिश में याद रखना, मोर्फिम्स, ब्रोका क्षेत्र या वर्निक क्षेत्र। तो बच्चों एक प्रश्न ऐसा अक्सर पूछा जाता है भाषा पे, ध्यान देना। फोनिम्स, फोनिम्स शब्द सुनते ही आपको फोन, फोन का मतलब साउंड, यानी ये स्पीच की स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है, उच्चारण की, स्पीच की। और मोर्फिम्स क्या है, मोर्फिम्स जिसको हिंदी में हम रूपिम बोलते हैं, ये है अर्थ की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। तो अर्थ की सबसे छोटी इकाई जिसमें कोई अर्थ निकले, जैसे आप कोई भी हम शब्द देखते हैं, जैसे डिसेंट शब्द हमने देखा, तो डिसेंट में सेंट जो शब्द है वो मोर्फिम है, ठीक है। फोनिम्स में क्या है, फोनिम्स साउंड की सबसे छोटी इकाई है। तो ये 44 फोनिम्स आपने देखे होंगे, जो जो इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट लेटर्स के मेल से भी बनते हैं। तो या कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये जितने भी लेटर्स हैं ना इनसे, जैसे बी से निकलता है, पी से निकलता है, पी एक लेटर है, बी एक लेटर है, ये फोनिम्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे एक शब्द है टी ए बी टैब, और एक शब्द है टी ए पी टैप। ध्यान देना, यहाँ टैब और टैप में उच्चारण में अंतर आया, किसके कारण से, पी लेटर के कारण से और बी लेटर के कारण से, ठीक है ना। तो ये पी और बी क्या है, ये फोनिम्स हैं, ध्यान रखना। और अर्थपूर्ण छोटी इकाई है वो मोर्फिम्स है। आशा है मेरी बात आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे एक एक शब्द है बुक, कुल मिला के 44 फोनिम्स हैं, बुक शब्द है। तो हालांकि फोनिम्स का मतलब एग्जैक्ट लेटर नहीं होता, लेकिन उस लेटर के कारण से जो साउंड है वो दूसरे शब्द में कोई साउंड है उससे उसको अलग कर देता है, तो वो फोनिम्स है। जैसे बुक में कितने लेटर्स हैं, कितने अक्षर हैं, तो 4 हैं साहब, बी ओ ओ के, 4 हो गए ना। लेकिन फोनिम्स कितने हैं, साउंड में डिफरेंस के कारण से कितने फोनिम्स बने, तो पहला बना बी और डबल ओ का बना ऊ, बुक बोलते हैं ना बू, बुक बोलते हैं ना बी ओ ओ के। तो एक हो गया बी फोनिम्स, एक हो गया ऊ, एक हो गया के, कै, हुआ ना। तो फोनिम्स तो 3 ही हुए इसमें, 1 2 3, और आपके लेटर्स कितने हो गए, 4 हो गए। आशा है मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ साउंड वाली बात पूछी है या मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी है, मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण छोटी इकाई पूछी है, इसलिए इसका जवाब हो गया रूपिम। मोर्फिम्स, रूपिम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है। ब्रोका और वर्निक बहुत आता है। ब्रोका और वर्निक दोनों भाषा से संबंधित हैं, दो अलग अलग विद्वान थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इन चीज़ों को खोजा है। वर्निक क्षेत्र और ब्रोका क्षेत्र याद रखना, ये दोनों ही हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में है, बाएं गोलार्ध में है। और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, ब्रोका क्षेत्र भाषा का उत्पादन करता है, लैंग्वेज के को प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं ब्रोका क्षेत्र में। मस्तिष्क में एक एरिया है ना, उसको ब्रोका नाम दे दिया, ब्रोका ने खोज की थी। और वर्निक क्षेत्र क्या है, वर्निक क्षेत्र में मस्तिष्क में भाषा की समझ वाले न्यूरॉन्स होते हैं। तो भाषा की समझ वाले हुए वर्निक क्षेत्र की बात करेंगे, और भाषा उत्पादन वाली बात हुई तो ब्रोका क्षेत्र की बात करें। दोनों ही लेफ्ट बाएं गोलार्ध में है, लेकिन खास बात है आपका जो ब्रोका है वो तो होता है फ्रंटल, और वर्निक होता है पश्च। बात समझ में आ गई होगी भाषा के बारे में।
सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, इस सवाल का जवाब मोर्फिम्स या रूपिम। अगर ध्वनि की बात आती तो स्वनिम होता या फोनिम्स होता। ब्रोका क्षेत्र भाषा का उत्पादन करने वाला मस्तिष्क का क्षेत्र है और वर्निक क्षेत्र भाषा को समझने वाला है। नेक्स्ट 17th देखिए, कौन सा विकल्प सही है। 4 विकल्प हैं, इनेक्टिव, सिंबॉलिक, आइकॉनिक। ऐसे के ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए हैं और ये दरअसल ब्रूनर की 3 स्टेजेस हैं जो हमने खूब पढ़ी हैं। हिंदी में कोई भी नाम आ सकता है, कभी विधि निर्माण अवस्था, कभी सक्रियता की अवस्था, कभी प्रतिमा परक अवस्था। लेकिन इंग्लिश के 3 शब्द आप देख लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पहला होता है इनेक्टिव, दूसरा होता है आइकॉनिक, तीसरा होता है सिंबॉलिक। इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। तो ये तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। आप जुड़े रहें, जल्दी मेरा कोर्स भी लॉन्च हो रहा है। आप चाहे रीड दे रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, चाहे कुछ भी दे रहे हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। चलिए 18 का प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास है सतत असतत दोनों। कोई नहीं, बहुत बार ये प्रश्न आया है और बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो पियाजे ने हमेशा याद रखना, एक ग्राफ मैंने आपको बताया था, पियाजे ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास इस तरह से स्टेजेस में होता है। ये वाला सवाल भी आ चुका है परीक्षाओं में, इस तरह से स्टेजेस में होता है और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो ये स्टेजेस जो हैं, इसमें संज्ञानात्मक विकास है डिस्क्रीट, असतत। तो इसका जवाब होगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास होता है चरणों में, असतत होता है, असतत। नेक्स्ट अगला 18 के बाद नेक्स्ट, कहीं फिर हैंग नहीं हो जाए। ओके 18 के बाद नेक्स्ट, ओके 19, वाइगोत्स्की ने बालक द्वारा अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा को क्या बोला। मोनोलॉग, प्राइवेट स्पीच, इगोसेंट्रिक स्पीच या फिर सोशल स्पीच। तो ध्यान देना बच्चों, अपने कामों को नियंत्रित करने के लिए बच्चे जब खुद से ही बोल बोल के बात करते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। हिंदी में इसको निज वार्ता, अहम वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, कुछ भी कह देंगे, लेकिन आप प्राइवेट स्पीच याद रखना, ये इंग्लिश का वर्ड है। ये वाइगोत्स्की की बहुत प्रसिद्ध बात है। हालांकि वाइगोत्स्की सोशल स्पीच की भी बात करते हैं, इनर साइलेंट स्पीच की भी बात करते हैं, मोनोलॉग और इगोसेंट्रिक स्पीच की बात पियाजे करते हैं। नेक्स्ट लास्ट, आज का आखिरी सवाल, किसने कहा कि भाषा जैविक और सामाजिक दोनों कारकों की अंतरक्रिया के फल स्वरूप होती है, उत्पन्न होती है। चोमस्की, वाइगोत्स्की, स्किनर, बेंजामिन लीफोर्फ। तो बच्चों चोमस्की तो लेड वाले हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाले हैं। स्किनर कहते हैं भाषा अनुकरण पुनर्बलन से आती है, बिहेवियरिस्ट हैं। बेंजामिन लीफोर्फ हम आपको बता चुके हैं, भाषाई प्रकल्पना या भाषाई नीतिवाद के जनक हैं। और इसका सही जवाब है वाइगोत्स्की। तो बच्चों जुड़े रहें, मेहनत करते रहें। अभी 30 जुलाई को आपके सेकंड ग्रेड की परीक्षा है। देखना सारी चीज़ें अगर आपने हमसे सुनी है तो उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बाकी रीड से लेकर फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा ही होता है। थैंक यू।